जय हिंद। तो अब हम नए कोर्स की तैयारी करने जा रहे हैं, कक्षा 10 हाई स्कूल। तो इसमें विज्ञान हम पढ़ाएंगे। विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण समीकरण और अभिक्रिया है। तो आप लोग अच्छे से और बढ़िया से हमारे साथ रहना। हम अब नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, नए सिरे से, जिसमें डेट हमने डाल रखी 2026 से 27। तो जिस आप सभी को पता है 26 में अब पेपर होने वाले हैं, 18 फरवरी से शायद पेपर हैं और आप लोगों के पेपर होंगे। मैं आशा करता हूँ जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, जिन अब तक हाई स्कूल में रहे हैं, बढ़िया से परफॉर्मेंस रहा है, उनका मैं कहता हूँ अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो। मेरी ये दिल से शुभकामनाएं बच्चों के लिए। और अब हम अगले बच्चे जो 9th में थे उनकी अब नई सिरे से तैयारी करेंगे। अब वो बच्चे हमारी तैयारी करेंगे नए सिरे से। तो अब चलेंगे हम नए सिरे से 2027 के लिए। 2027 की हम अच्छी से तैयारी करेंगे। सभी बच्चे मन से और दिल से हमारे साथ तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं और हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। और आज से ही हम ये गांठ बांधते हैं कि रेगुलरली हम आपको एक नया टॉपिक रोज आगे हम बढ़ाएंगे। तो मैं विज्ञान और मैथ में पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे विज्ञान से। तो आज हमारा अध्याय एक है, वो भी विज्ञान का होगा। आप सब लोग अच्छे से बने रहें हमारे साथ। विज्ञान कक्षा 10 की विज्ञान हम शुरुआत करेंगे और आज पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे और अंत तक पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे साथ बस बने रहिएगा। मेरा दावा है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा और आशा करूंगा आप लोगों की, और कोशिश भी करूंगा कि आप लोग अगले आने वाले सत्र में 2027 में आपका रिजल्ट एकदम 95 से 100%, मैं तो कहता हूँ 100% में 100% रहे। पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो कल्पनाएं हैं। लेकिन जो बच्चे आशा करेंगे, मेहनत से लगे रहेंगे, तो 99% तक बच्चे लेके आते हैं। अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो मैं भी कोशिश करूंगा पूरी से पूरी बच्चों की 95 96 97 98 तक कोशिश होगी मेरी। तो आप तैयारी से, मेहनत से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ ऐसे ऐसे समझाने में शुरुआत करूंगा, ऐसे समझाऊंगा आपको, ऐसे पढ़ाऊंगा कि मुझे ये लगे कि आप लोग समझ रहे हो और आप लोग मुझे समझ पाए। मैं ऐसे आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, आपकी भाषा में समझाऊंगा, प्यार से और खेलते हुए दुलार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी विज्ञान का पहला अध्याय, जिसमें हम शुरुआत करेंगे विज्ञान का पहला अध्याय। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और शुरू से ही लेके चलेंगे। हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाएंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है और कोई भी टॉपिक हमारा ऐसा नहीं है जो कि हम उसे छोड़ें। तो एक तरफ से पढ़ाएंगे। सब लोग शुरू से बने रहिएगा हमारे साथ और अंत तक रहिएगा। हम आशा करते हैं और आपको ये हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम अब से ये गांठ बांधते हैं, 2027 तक आपके साथ बने रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो हम जानते हैं कि ये संसार एक चीज से मिलकर बना है। क्या इस संसार की जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब किससे बनी है। तो सभी वस्तु, सभी पदार्थ हमारे अणु से बने हुए हैं। सभी, हर एक में, संसार का हर एक पदार्थ कह सकता हूं कि अणु से बने हुए हैं। और आप जानते हैं अणु भी किसी से बना है। अणु छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। तो परमाणुओं से अणु बना है और अणुओं से वस्तुएं बनी हुई हैं, पदार्थ बने हुए हैं। तो आप सभी को ये पता होगा कि इस अध्याय में रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं में हम यही सीखने वाले हैं कि अणुओं के साथ अभिक्रिया, अणुओं के साथ समीकरण बनाना, अणु और परमाणु हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ अच्छे से और बढ़िया से बने रहिएगा। जैसे कि पहले हम लेते हैं भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, भौतिक प्रकार क्या होते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे जो प्रकृति में हो रहा है, वो सब भौतिक है। भौतिकी हम सीधे से कह सकते हैं एक बात की, जैसे कि जो प्रकृति है वो भौतिक है। भौतिक को हम प्रकृति से रियलाइज कर सकते हैं, भौतिक को प्रकृति से देख सकते हैं। तो जैसे कि प्रकृति में अब भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा, और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं तो मैं बताऊंगा। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि वो भी एक प्रकृति का कहना मत समझ लो, एक जैसे कि, और कुछ अपनी तरफ से भी होता है। जैसे कि हम दूध का जलना, वो दूध का फटना,
ठीक है, दूध में खट्टापन आना, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो आप सब लोग मेरे साथ, ये मेरी पहली वीडियो है, आप लोग मेरे साथ ये नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं हाई स्कूल के लिए, ठीक है। और ये पहली वीडियो आज से हम स्टार्ट करेंगे, अंत तक का कोर्स आपका स्टार्ट करेंगे। तो इस कोर्स में मैं कह रहा हूँ पूरे अध्याय इसमें समाप्त करेंगे, आप लोग सब इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है बेटा, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, कह सकते हैं हम, यह एक अस्थायी अभिक्रिया है। जैसे कि अस्थायी परिवर्तन है, कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है ये। जैसे कि हम यदि किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को अगर हम एक बार उसका यूज कर लें तो दोबारा भी उपयोग में आ सकता है, फिर वो वही बन जाएगा। जैसे कि जल ले लें, अगर हम जल को किसी बर्तन में रख दें, मान लो एक गिलास लिया हमने, उस गिलास में जल रखा और उस गिलास में यदि जल रखेंगे तो जो वो गिलास जल का आकार ले लेगा वही क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब वापिस उस गिलास को, उस जल को हम वापिस किसी दूसरे बर्तन में रख लें तो उसका आकार ले लेगा। तो सीधी सी बात है, भौतिक परिवर्तन होते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि इन परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम किसी भी पदार्थ को यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बाद में फिर उसे अपनी अवस्था में ला सकते हैं, वापस से इसे अपनी अवस्था में लाएंगे। तो पहली हेडिंग है हमारी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, देखते रहिए। यह एक स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसे हम लिख लेंगे, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। तो आप लोगों को मैंने बताया था एक अस्थायी परिवर्तन है कि अगर आप किसी पदार्थ को एक बार वो पदार्थ का यूज कर लेंगे तो दोबारा से फिर इसका यूज हो जाएगा, तो इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद इसे हम पुनः, ठीक है, ये क्या है, पुनः की बात आ गई। तो वही बात बताई थी मैंने, किसी भी पदार्थ का एक बार यूज करने के बाद दोबारा फिर से हम उसका परिवर्तित कर सकते हैं, उसे दोबारा अपने यूज में ला सकते हैं, या पुनः वो अपनी अवस्था में पुनः वह अपनी अवस्था में तो पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाता है, ठीक है बेटा, पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है बेटा, कहलाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने लिखवाया, ध्यान से लिखना, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः वह अपनी अवस्था में आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सीधी सी बात है। तो जैसे कि हम एक आध उदाहरण इसके लिख लेते हैं, तो चलो उदाहरण लिखते हैं, इसके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिखते हैं। तो हम लिखेंगे परिवर्तन के उदाहरण जैसे, या तो उदाहरण लिख लो, ठीक है, उदाहरण जैसे। तो एक परिवर्तन इसका हो जाएगा CO2 से सूखी बर्फ बनाना। अगर सूखी बर्फ बनाएंगे CO2 से, देख लो, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये एक उदाहरण उसका हो जाएगा। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ठीक बेटा, सूखी बर्फ बनाना,
सूखी बर्फ, ठीक बेटा, सूखी बर्फ बनाना, ये एक उदाहरण इसका हो जाएगा। सूखी बर्फ बनाना किससे? CO2 से। और CO2 से हम सूखी बर्फ बनाएंगे, ठीक है। एक इसका ये उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण इसका लिख लो, देखो दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है बेटा, मोमबत्ती का पिघलना। तो आप देख रहे होंगे कि हम जब मोमबत्ती, जब दिवाली वगैरह आती है तो दिवाली पे हम क्या करते हैं, सब लोग अपने घर पे मोमबत्ती जलाते हैं। तो आपने देखा होगा मोमबत्ती जब जलती है तो उसकी बाती जलती है, तो बाती जलती है, लेकिन मोमबत्ती क्या होता है, मोम पिघलता है, और मोम पिघल करके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अगर हम वही मोम आप अपने दोबारा यूज में ला सकते हैं उस मोम को, या तो हम मालिश बना लें या फिर दोबारा से उसे डेवलप करके दोबारा मोमबत्ती बनाया जा सकता है, ठीक है। मोमबत्ती का ये हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा परिवर्तन देखो, पानी से बर्फ बनाना। देखो तीसरा परिवर्तन ये क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है बेटा, पानी से बर्फ बनाना, ठीक है बेटा। तीसरा परिवर्तन ये हो जाएगा पानी से बर्फ बनाना। तो हम जानते जाए, जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे ले जाएं तो वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन जाएगा। और यदि अगर हम कैलोरी यानी कि आग पर उसे बनाए, तो दोबारा बर्फ को अगर हम आग पे रखें, ताप पर रख दे, तो क्या हो जाएगा, वो जल बन जाएगा, तो वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पानी से। और एक हो जाएगा हमारा पानी से वाष्प। चौथा हो जाएगा हमारा पानी से, ठीक है, वाष्प बनना, ठीक है बेटा, ठीक है। पानी से वाष्प बनना, आप जानते हैं पानी से वाष्प कैसे बनेगी। तो आप जानते हैं पानी से वाष्प ये ऐसे बनेगी, जबकि जब हम उसे ज्यादा उबालें, हद से ज्यादा जब उबलेगा पानी, तो आपने देखा होगा कि वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जब वो भाप बन के ऊपर चला जाता है तो भाई ये क्या होता है कि दोबारा से फिर आसमान की जब परत में, जिस ओजोन परत से ऊपर जाता है, ओजोन परत से ऊपर जाता है, तो वहां पर ठंडी परत होती है, और उसके कारण वह ठंडा जल बन के वहां भाप वो जल में परिवर्तित होकर फिर वापस आ जाती है, ठीक है। तो वाष्प वो फिर जल बन जाता है दोबारा, वाष्प बना हुआ जल अगर ओजोन परत के पास जाकर के फिर से बर्फ बन जाता है, ये फिर से जल बन जाता है। तो एक ये भी उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। रेत का पानी में घुलना, देखो रेत, 5वां एक और लिख लो, यही लास्ट लिखाऊंगा। रेत का पानी में, रेत का पानी में घुलना, ठीक है, घुलना, ठीक है बेटा, रेत का पानी में घुलना। अब आप जानते होंगे रेत का पानी में घुलना, अगर हम क्या करें कि रेत लें, एक मुट्ठी रेत लिया हमने, और थोड़ा सा रेत लेके हमने एक बीकर में डालें और उसमें जल डाल दें, और उसे डाल के जब हम घोलेंगे तो घुल जाएगा, सीधी सी बात है, घुल जाएगा। अब उसी को हम फिल्टर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम, आपने देखा होगा कि पानी फिल्टर करने के लिए हम कहते हैं कि पुनरीकरण करते हैं पानी का। तो उसमें क्या होता है, पत्थर वगैरह डाल के, और ऊपर से पत्थर डाल के, ऊपर उसके रेत फिर डाल के, उसके नीचे अगर हम रुई का थोड़ा सा लेप लेके, थोड़ा सा अगर किसी में क्रिया करके देखें, तो क्या होगा, पानी छन जाएगा नीचे, और वो पत्थर है, बजरी है, उससे छन छन के, जैसे कि पत्थरों में आपने देखा होगा कि पत्थरों से जब पानी आता है तो बिल्कुल व्हाइट पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी आता है। वो इसीलिए आता है कि पत्थरों से रुक रुक के, और बजरी जो होती है, बजरियों में रुक रुक के उसका जो कण होते हैं, धूल के कण होते हैं, माटी के कण होते हैं, वो सब रुक जाते हैं, पानी एकदम फ्रेश और साफ शुद्ध आता है निकल के। तो ये रेत पानी में घुलना, ठीक है। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सभी भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। तो आप सब लोग इसे उतार लें, मैं साइड में हट गया हूं, आप लोग सभी से उतार लें, ठीक है। चलिए, तो आगे हमने कर ली भौतिक परिवर्तन पर बात। अब हम करेंगे, चलो आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे भौतिक, अभी हमने भौतिक परिवर्तन पर बात करी है, आगे हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन पर बात करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है बेटा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है तो ये भी हम जानेंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को भी अभी जानेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बेटा। आगे हमें लिख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं तो देखते हैं।
रासायनिक परिवर्तन, सीधी बात है। वो क्या होते थे, एक अस्थायी परिवर्तन था। भौतिक परिवर्तन क्या था, अस्थायी। लेकिन ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन है। कैसा है, स्थायी परिवर्तन। इसमें दो पदार्थ यदि क्रिया करी, ठीक है, तो हम उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये जस्ट अपोजिट होता है। हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन का जस्ट अपोजिट होता है हमारा, तो हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब हम इनका प्रयोग करेंगे, जब इन्हें यूज में लाएंगे, तो हम दोबारा इन्हें नहीं पा सकते हैं, ये मिट जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। एक बार उपयोग में लाने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ये स्थायी परिवर्तन होता है। तो हम इसकी हेडिंग लिखेंगे, यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। ये सेम उसी की तरह लिखेंगे, यह स्थायी परिवर्तन है, ठीक है बेटा। ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। और स्थायी परिवर्तन होने के कारण ये कैसा है, ये स्थायी परिवर्तन है। और स्थायी परिवर्तन होने के कारण ये है क्या है, इसमें जो हम यूज कर सकते हैं वो दोबारा वापस नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये स्थायी परिवर्तन है, ठीक है बेटा, स्थायी परिवर्तन, ठीक है बेटा। तो इस पदार्थ, इसमें, ठीक है, इस लिख सकते हैं, इस परिवर्तन में, ठीक है बेटा, इस परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखेंगे, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तित होने के बाद, ठीक है बेटा, परिवर्तित होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता बेटा, पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये कोई भी परिवर्तन, अगर इसमें क्या होता है, हम इन्हें पुनः पूर्व अवस्था में से नहीं ला सकते। इन्हें कहा था आपसे, ये उल्टा होता है, इन्हें पुनः, इनको हम क्या कर सकते हैं, ये जब हमारे परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित होने के बाद हम पुनः, सॉरी थोड़ा सिस्टम इशू था, आगे चलते हैं। तो हमने बताया था यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः, ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, ठीक है बेटा, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता। ये तुम्हारा क्या है कि पुनः अपनी अवस्था में, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, ठीक है। तो हमने सीधा उसका उल्टा है, भौतिक परिवर्तन के सीधा उल्टा है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन क्या है कि हम किसी भी पदार्थ को एक बार यूज करने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता। तो चलो जैसे देख लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण क्या है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ठीक है बच्चा, मोमबत्ती का जलना, ठीक है बेटा, मोमबत्ती का जलना। तो हमने उसमें देखा था भौतिक परिवर्तन में क्या था, भौतिक परिवर्तन में था मोमबत्ती का पिघलना, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आपका मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलने से प्रक्रिया ये है कि उसमें जो बत्ती होती है वो बत्ती जल जाती है। सीधी सी बात ये है कि वो बत्ती जल जाती है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है, वो नष्ट हो चुकी है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम जो मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती, अब पिघलना तो सीधी सी बात है, जो मोम पिघलेगा उस मोम का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उस बत्ती का यूज नहीं कर सकते जो उसमें जल गई है। तो उसी का बात चल रहा है, मोमबत्ती का जलना। तो सीधी सी बात है, मोमबत्ती जल गई, उसे दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसका ही अगला और एक और देखते हैं हम, जैसे कि खाने का पचना,
ठीक है बेटा, खाने का पचना, ये पहला। दूसरा, खाने का पचना, ठीक है बेटा, खाने का पचना। देखो सीधी सी बात ये है कि यदि यदि हमने कोई खाना खाया, और वो पच गया, हमने कोई सी खाना खाया वो पच गया, कि दोबारा उसे प्रयोग में ला सकते नहीं ना। जो बस इसमें सीधी सी बात ये है कि अच्छा देखो, यदि हमने कहा था कि खाने का पचना, सीधी सी बात है, तो जब खाना खा लेते हैं और वो पच जाता है तो उसको दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, तो खाने का पचना एक ही हो जाएगा। अगला चलते हैं, लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जल जाती है क्या उसे प्रयोग में ला सकते हैं? लकड़ी का जलना, ठीक है बेटा, लकड़ी का जलना। और जब लकड़ी जल जाएगी तो उसे दोबारा प्रयोग में थोड़ी नहीं ला सकते हैं। एक बार जब वो जल गई दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं नहीं ना। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चौथा परिवर्तन लिखा हूं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है बेटा, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। जब सीधी सी बात है, जब किसी, आपने देखा होगा किसी लोहे की छड़ को यदि आप छत पे रख दें तो उस पर जंग आ जाती है। जंग के साथ साथ वही क्या होता है? गल जाता है। जंग के साथ साथ गल जाता है। यदि वो गल जाएगा क्या हम उसे प्रयोग में ला सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो जब गल गया तो वो खराब हो जाएगा। हम उसे प्रयोग में कब ला सकते थे? जैसे कि अगर वो गलता नहीं और उसे कब नहीं गलेगा तो हम उस पर पेंट करेंगे। इसके लिए जब हम कोई पेंट लगाएंगे तब वो रुक सकता है गलना। और जब वो ओस में रखा हो, आप छत पे रखा हो, छत पे बार बार ओस गिर रही है उस पर, तो वो जल से क्रिया करके क्या होगा? गल जाएगा, जंग लग जाएगी। जंग लगेगी तो खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक क्रिया होगी। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे कि ओजोन परत, ठीक है, या हम लिख लेते हैं एक और लिख लेते हैं, दूध का खट्टा होना, ठीक है। एक और इसमें लिख लेते हैं, पांचवा कर लेते हैं, दूध का खट्टा होना, ठीक है बेटा, दूध का खट्टा होना। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 5 उदाहरण किसके हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन के। तो ये हमारी दो हेडिंगें थी। मैं कह रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप यदि इसे समझ में नहीं आ रही है तो इसे बार बार वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया और आप इसे उतार लें। मैं साइड में हट गया। अच्छा चलो, तो ठीक है, समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो